मैं PM मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, राजेश पायलट गवर्नमेंट PG कॉलेज लालसोट। विद्यार्थियों, आज हम BA पार्ट फर्स्ट प्राचीन भारत का इतिहास इस विषय के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता पर चर्चा करेंगे। जैसा कि अपने पूर्ववर्ती जो वीडियो थे उनमें भी हमने हड़प्पा की खोज, उसके नगर नियोजन, उनकी धार्मिक व्यवस्था, इन पर चर्चा की। आज हम जो इनकी आर्थिक जो इनका ढांचा था उन पर अब चर्चा करेंगे। सिंध प्रदेश बहुत ही उपजाऊ भूमि थी। ये नदियों के किनारे आकर बसे थे। पानी की कोई कमी नहीं थी। इस प्रदेश में अच्छी खेती होती थी, जिसमें गेहूँ जौ दोनों के अवशेष मिले हैं। पर्याप्त रूप से जल मिलने के कारण सिंध निवासी चावल की खेती भी सुगमतापूर्वक करते थे। इसके अतिरिक्त मटर है, तिल है, इनकी खेती भी की जाती थी। मोहनजोदड़ो में सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं, तो इससे ये साफ हो जाता है कि कपास की खेती इन लोगों के द्वारा की जाती थी। पशुपालन, क्योंकि ये कृषि से जुड़ा हुआ ही एक पक्ष है, पहलू है, तो ये लोग बैल, भैंस, भेड़, बकरी, हाथी आदि पशु पालते थे और पशु मांस और दूध दोनों में ही काम आते हैं, खेती में भी काम लिए जाते हैं। तो इस तरह से जो इनको लाभप्रद जो पशु थे उनको ये पालते थे। सिंध निवासी के पास उद्योग धंधों के भी हमें पर्याप्त ऐसा अवशेष मिलते हैं, जिससे ये प्रकट होता है कि ये लोग उस समय में अपने उद्योगों को भी विकसित किया था। ये मूर्तियों के वेशभूषा है। सिंध निवासियों को सूत काटना, कपड़ा बुनना जानते थे। दयाराम साहनी, एक चांदी के कलश के भीतर रखा हुआ कपड़े का एक टुकड़ा मिला है। ऐसे बहुसंख्य जो हमें मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, तो इससे इस चीज़ का एक पुख्ता प्रमाण मिलता है कि इस समय जो कुंभकार का जो व्यवसाय था वो काफ़ी बड़ा व्यवसाय था, क्योंकि मिट्टी के जो बनाए हुए वस्तुएं हैं वो मनुष्य के जीवन में उनका बहुत ज़्यादा काम आती थी, उपभोग में लेते थे। ऐसे हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो में एक स्थल से 6 बर्तन पकाने के भट्टे मिले हैं, तो इससे इस चीज़ का अनुमान लगाया जाता है कि ये बड़ी संख्या में मिट्टी के सामान, मूर्तियाँ, खिलौने, बर्तन ये बनाते थे। सोने, चांदी, पीतल, तांबा आदि की धातुओं के आभूषण, गुड़ियाँ, मुद्राएं, खिलौने और बर्तन देखने से ऐसा प्रकट होता है कि सैंधव स्वर्णकारों को अपने काम काफ़ी निपुणता थी। ये धातुओं को गलाना जानते थे। मोहनजोदड़ो में एक तांबे गला हुआ एक ढेर मिला है, तो इससे इस चीज़ की जानकारी हमें मिलती है कि ये इन धातुओं के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। धातुओं के साथ साथ ही जैसे शंख है, सीप है, गोंगा है, हाथी दांत है आदि के काम में भी ये निपुण थे। हड़प्पा में शंख का बना हुआ एक बैल मिला है। खुदाई में सीप की भी गुड़ियाँ प्राप्त हुई है। गोंगे से बनी हुई गुड़ियाँ और खिलौने मिले हैं। हाथी दांत के भी हमें अवशेष मिलते हैं। और सिंधवासी पेचकारी का काम काफ़ी उन्नत था। खुदाई से औजारों और हथियार मिले हैं, तो इससे हम ये अनुमान लगाते हैं
कि ये इन चीज़ों की बनाना ये जानते थे, क्योंकि ये इनके दैनिक उपयोग की वस्तुएं थी। जहाँ तक व्यापार की बात है, सिंधु सभ्यता कच्चे माल का आंतरिक व्यापार विस्तृत जाल फैला हुआ था। तांबा राजस्थान में खेतड़ी से आता था। सिंध निवासियों को फारस की खाड़ी, मेसापोटामिया, अफगानिस्तान से व्यापारिक संबंध थे। सोना मैसूर से, चांदी मद्रास, बिहार और उड़ीसा से आती थी। तो इस तरह से सिंध वासियों की जो अर्थव्यवस्था थी, आर्थिक, वो बहुत ही अच्छी थी। और क्योंकि ये एक बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र में रहते थे और वहाँ इन की जो आवश्यकता, जलवायु, वन, पानी, ये सब प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। सामाजिक जीवन, सिंधु सभ्यता के अंतर्गत समाज की एक इकाई परंपरा परिवार थी। खुदाई से जो भवन मिले हैं उनमें से पृथक पृथक परिवारों के रहने की योजना दिखाई देती है। सैंधव समाज मातृ प्रधान समाज था, जो हमारी द्रविड़ सभ्यता का एक प्रमुख विशेषता है। कार्य विभाजन के आधार पर सैंधव समाज में अनेक वर्ग थे। पुजारी, पदाधिकारी, ज्योतिषी, जादूगर, वैद्य इत्यादि और उच्च वर्ग में समझे जाते थे। इसके अलावा कृषक है, व्यवसायी है, कुंभकार है, बढ़ाई है, मलाह है, ये निम्न वर्ग में समझे जाते थे। प्रदेश सिंध मनुष्य के जीवन सुख शांति पूर्ण था। सिंध सभ्यता में सांस्कृतिक एवं व्यावसायिक उन्नति को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ये लोग भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र और गहने पहनते थे। सिर पर शिराभूषण विशेष रूप से उल्लेखनीय था। सिंध प्रदेश केश विनाश बड़े ही ढंग से किया जाता था। खुदाई से सीसा, कंघी ये प्राप्त हुए हैं। यहाँ के जो लोग थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार के थे। सिंधवासी मनोविनोद, खेल के अनेक अनेक प्रकार के भाग लेते थे। और जैसा कि हमें खुदाई से मिलता है कि आदमी की जो मृत्यु होने के बाद में ये 3 प्रकार से उनका स्व उत्कर्ष करते थे। पहला था पूर्ण समाधिकरण, इसके अंतर्गत संपूर्ण शरीर को पृथ्वी के अंदर गाड़ दिया जाता था। आंशिक समाधिकरण, पहले पशुओं के लिए खाने के लिए छोड़ देते और बचे हुए शिव को बाद में गाड़ दिया जाता था। और तीसरा था दाह संस्कार, शव को जला दिया जाता था। तो इस तरह से जो सिंध वासियों की जो एक सामाजिक जो व्यवस्था थी, उनका जीवन था, वो बहुत ही एक व्यवस्थित रूप से, संरचनात्मक रूप से विकसित रूप था। जहाँ तक इस सभ्यता की लिपि के बारे में चर्चा करते हैं, तो ये जो लिपि है वो आज तक पढ़ी नहीं गई है। हालांकि इसके लगभग 100 ऐसे अक्षरों को खोज निकाला है, जिनके आधार पर विद्वान ये कहते हैं कि ये जो लिपि थी वो भावात्मक लिपि थी, संकेतात्मक चित्रों के आधार पर। और सिंध लिपि दाएं से बाएं हाथ की ओर लिखी जाती थी। लेकिन अब मुख्य तो जब तक इसको पढ़ नहीं लिया जाता, जब तक इसके बारे में ज़्यादा हम कह नहीं सकते। जहाँ तक इसके समय की बात है, तो सिंध सभ्यता के जो अलग अलग विद्वानों ने वैसे तो अलग अलग राय व्यक्त की है, लेकिन जो एक वैज्ञानिक विधि है रेडियो कार्बन डेटिंग, उसके आधार पर यह सभ्यता ईसा पूर्व 2300 से 1750 स्थिति के बीच में मानी जाती है। तो इस तरह से ये एक बहुत ही प्राचीन सभ्यता रही है। अब हमारे सामने एक प्रश्न ये होता है कि जब इतनी अच्छी व्यवस्थित सभ्यता थी,
तो ऐसा क्या कारण रहा है कि जिसकी वजह से ये सभ्यता नष्ट हो गई, और हमें उनकी ऐसी कोई जानकारी आज तक प्राप्त नहीं हुई है कि ये किस वजह से नष्ट हो गई। तो हम इसके कुछ पतन के कारण ढूंढते हैं, संभावित कारण। उसमें से जो पहला कारण है वो है आर्यों का आक्रमण। इस मत के मुख्यतः दो बातों पर आधारित है। एक तो यह है कि मोहनजोदड़ो के ऊपरी स्तर पर कई सारे ढेर नर कंकालों के मिले हैं, तो इस बात के साक्ष्य हैं कि आर्यों ने स्थानीय जनसंख्या पर व्यापक श्रृंगार कर डाला था। दूसरा, ऋग्वेद के अंतर्गत वैदिक देवता इंद्र को दुर्ग संहारक के रूप में उल्लेख किया है। तो इस आधार पर ये एक निष्कर्ष निकालते हैं, लेकिन ये भी एक कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। ये केवल एक हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं, बाकी निश्चित रूप से हम ये कह नहीं सकते हैं कि ये कारण रहा होगा। दूसरा कारण है साधनों का अतिव्यय। ये भी एक काल्पनिक, एक आदर्श कल्पना है, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने अपने जो साधन थे उनका ज़्यादा अतिव्यय कर डाला और वो उनके सोर्स खत्म हो गए और इसलिए सभ्यता नष्ट हो गई। तीसरा जो हम कारण ढूंढते हैं वह है विवर्तनिक विक्षोभ, यानी कोई एकाएक इस प्रकार की घटना घट गई जिससे ये सभ्यता नष्ट हो गई। जैसे भूकंप आना, परिणाम स्वरूप मोहनजोदड़ो में सिंध नदी के ऊपर जो पूर्वी ओर जो बांध बने हुए थे वो ध्वस्त हो गए और इन नगरों में पानी भर गया। ये एक शोध का विषय है, इस पर और शोध किया जा सकता है और इससे गहराई तक जाया जा सकता है कि क्या इस प्रकार का कोई विवर्तनिक विक्षोभ इसके कारण रहा होगा। एक जो कुछ विद्वान ये मानते हैं कि अधिक वर्षा से नदियों ने अपना पानी ज़्यादा आ गया और वो उसमें ये सभ्यता डूब गई। पांचवा जो कारण माना गया वह है रेगिस्तान का विस्तार। जैसा कि हम देखते हैं आज के समय में यह पूरा रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, लेकिन प्राचीन समय में यहाँ नदियाँ बहती थी, उनका बहुत ही उपजाऊ जमीन थी। तो ये भी हो सकता है कि समय के साथ जैसे रेगिस्तान का विस्तार हुआ और इनको ये परेशानी हुई अपने आजीविका को चलाने के लिए, खेती करने के लिए, तो ये हो सकता है कि जब ये रेगिस्तान का विस्तार हो गया तो ये इस जगह से अन्यत्र कहीं दूसरी जगह चले गए। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि नदियों ने अपना मार्ग बदलने से ये सभ्यता भी अपना स्थान बदल लिया, क्योंकि जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा जो शहर है आज ये नदी से काफ़ी दूर पर स्थित है। तो उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जैसे मोहनजोदड़ो है सिंध नदी से 3.5 मील दूर है, हड़प्पा रावी तट पर था वो 6 मील दूर है। तो इससे ये साफ हो जाता है कि जब नदियों ने मार्ग बदल लिया और पहले ये नदी के किनारे पर मुहाने पर बसे हुए शहर थे, अब इनको दिक्कत आई नदियाँ दूर जाने से, तो हो सकता है कि ये लोगों ने भी अपना स्थान बदल लिया। तो कारण है, हम संभावित कारणों की चर्चा इसमें की है। अब इनमें से कोई कारण हो सकता है या इनके अलावा भी कोई कारण हो सकता है। तो जब तक हम इस चीज़ की गहराई शोध के द्वारा या इनकी लिपि को पढ़ने के बाद में जो निष्कर्ष निकले तभी हम सटीक कारण ढूंढ सकते हैं। तो इस तरह से आज से लगभग 4,000 वर्ष पहले हमारी एक ऐसी सभ्यता थी जो एक नगरीय सभ्यता थी, व्यवस्थित सभ्यता थी, पूरा उनको ज्ञान था, उनकी कृषि प्रधान व्यापार भी वो करते थे, शांति प्रिय लोग थे।
और नगरों में रहते थे। ऐसी सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी जो एक नष्ट हो गई, और हम उसकी इसके अलावा हमें ज़्यादा जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। तो आज का वीडियो हम यहीं पर विराम करते हैं।